हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में हम विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम आपके सामने है जिसमें विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति है। क्लियर है? तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। जैविक क्रियाएं संपन्न होती है और इन जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि बाह्य वातावरण से एडजस्टमेंट करना। बाह्य वातावरण के साथ जो है समस्थापन करना, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं उपापचय क्रियाओं के दौरान हमारे जैव रासायनिक पदार्थ बनते हैं और उसी तरह जो हमारे सराउंडिंग एरिया है, बाह्य वातावरण है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए दो तंत्र काम आते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और सहायक तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में बिल्कुल डिटेल से मेरे लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। सेकंड है अंतःस्रावी तंत्र, जो हमारा ये टॉपिक है। अंतःस्रावी तंत्र विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर के बना है। क्लियर है? और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इन दोनों को सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ये भी आप ध्यान रखें। क्लियर? तो हमारा ये जो वीडियो है वो इसी पर डिपेंड है। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर के बना है और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों की हमारे शरीर के अंदर ये पोजीशन होती है। क्लियर है? तो इन ग्रंथियों के नाम और स्थिति हम देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में। इसके नीचे पीयूष ग्रंथि और पीनियल काय, ये तीनों अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। फिर नीचे की तरफ ग्रीवा में श्वास नली के दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि, और इसमें ये जो डॉट है, दो जोड़ी 4 संख्या में, पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि। फिर वक्ष गुहा में हृदय के ऊपर थाइमस ग्रंथि। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। फिर उदर गुहा में अग्न्याशय ग्रंथि, और उसके पास में वृक्क के ऊपर ये टोपीनुमा अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। और फिर नीचे की तरफ ये अंडाशय ग्रंथि केवल मादा में, और ये वृषण ग्रंथि केवल नर में। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रंथियां तो नर और मादा, स्त्री पुरुष दोनों में होती है।
जबकि अंडाशय ग्रंथि केवल मादा में होती है, वृषण ग्रंथि केवल नर में होती है। तो ये स्थितियां और ये नाम अंतःस्रावी ग्रंथियों के हैं। इनको हम वन बाय वन इनकी स्थिति, संरचना, कार्य जो है हम पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, ये हम देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है एक्चुअल में ये है वो ग्रंथियां हैं जो नलिका विहीन होती है, यानी किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का उत्पाद होता है जिसे हम कहते हैं हार्मोन। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वे ग्रंथियां जो हमारे जीवों के शरीर में, मानव शरीर में पाई जाती है और नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या बनता है, क्या उत्पन्न होता है? तो हम कहेंगे इनके उत्पाद को, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद को हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने उत्पाद हार्मोन को किसी भी लक्ष्य कोशिका या उत्तक अंग में अगर भेजना चाहती है तो उनके पास में नलिकाएं तो होती नहीं है, तो ये अपने हार्मोन को सीधे रुधिर में छोड़ देती है, रक्त में छोड़ देती है। और रक्त का परिसंचरण, परिवहन जो है पूरे शरीर के अंदर होता है रुधिर वाहिनी के माध्यम से। तो इस प्रकार से हार्मोन जो है लक्ष्य कोशिका, उत्तक अंग में पहुंच जाता है और अपना कार्य करता है। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती है वही अपना कार्य संपादित करता है और हार्मोन को जो है सीधे रुधिर के अंदर छोड़ा जाता है। इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और स्थिति। तो आपके सामने ये 10 ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में हृदय के ऊपर पाई जाती है, अग्न्याशय ग्रंथि उदर गुहा में पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि दोनों वृक्क के ऊपर टोपीनुमा संरचना में होती है, अंडाशय ग्रंथि केवल मादा में पाई जाती है, वृषण ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन था अंतःस्रावी ग्रंथियों का। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक स्टूडेंट आप ये चीज जान को कि बोर्ड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 10th और 12th दोनों बोर्ड क्लासों के अंदर। ये अंतःस्रावी तंत्र का टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे छोटे बड़े क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्मोन का नाम और हार्मोन के कार्य। हार्मोन के कार्य, अगर वो हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है तो अधिकता के लक्षण क्या है, होने वाले रोग या लक्षण कौन से हैं, या कोई कार्य, पॉजिटिव कार्य भी हो सकता है, नेगेटिव कार्य भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हार्मोन कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो लक्षण किस प्रकार के होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव लक्षण या रोग। तो इस प्रकार से इन्हीं पॉइंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर ग्रंथि कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या ग्रंथि कहा जाता है। ये तो इसके उपनाम हो गए। स्थिति ये कहां पाया जाता है? अगर मस्तिष्क में ये जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है इसके आधार पर थैलेमस के नीचे पाया जाता है। क्योंकि हमने मस्तिष्क का टॉपिक पिछले लेक्चर में कर रखा है, तो आपको पता है कि अगर मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्धों के
अधर में थैलेमस के नीचे पाया जाता है। क्लियर है? और इससे हाइपोथैलेमस से एक व्रंत के द्वारा इनफंडिबुलम व्रंत के द्वारा पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। इससे व्रंत के द्वारा पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है, यानी पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। मटर के दाने के आकार की पीयूष ग्रंथि को हम आगे पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क में भी आपने देख रखा है कि इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जबकि हाइपोथैलेमस को मास्टर और मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों, वो हम आगे देखेंगे। कि हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है मोचक हार्मोन और दूसरा होता है मंदक हार्मोन। मंदक हार्मोन, ये देखिए आपको एक चीज समझनी है कि हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन स्रावित करेगा तो वो दो प्रकार के होंगे। एक जो मुख्य कार्य है कि हाइपोथैलेमस अपने उत्पादन और स्त्रावण को किस लिए बाहर निकालता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रण के लिए। हाँ स्टूडेंट, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि हाइपोथैलेमस जो हार्मोन निकालेगा, उत्पाद स्रावित करेगा, वह पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन निकालेगी उसको वो कंट्रोल करेगा। अगर हाइपोथैलेमस ने मोचक हार्मोन निकाला है तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो निकलने वाला हार्मोन होगा वो उसकी मात्रा बढ़ेगी। अगर हाइपोथैलेमस ने मंदक हार्मोन निकाला है, स्रावित किया है, तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन निकलेगा उसकी मात्रा घट जाएगी। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं तो यह सुप्रीम कमांडर ग्रंथि है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाएगी। इस तरह से यह हाइपोथैलेमस के प्रमुख कार्य यहां पर होते हैं। इसके अलावा आपने मानव मस्तिष्क टॉपिक में पढ़ रखा है कि यह भूख, प्यास, काम वासना और शरीर के तापमान का नियमन करता है। हाइपोथैलेमस के अगले कार्य ये देखिए, हमारे शरीर में भूख, प्यास, काम वासना और शरीर के तापमान को, जो हमारा निश्चित तापमान होता है शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो नियमन जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस के अगले कार्य हैं ब्लड प्रेशर, रक्तदाब का नियमन और हमारे शरीर के अंदर जो तरल पदार्थों की मात्रा होती है, तरल मात्रा जो होती है, उसको भी कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। शरीर में तरल पदार्थों का नियमन करना, इस प्रकार से हाइपोथैलेमस के ये कुछ कार्य हैं। अगला हम एक सारणी के द्वारा देखेंगे कि मोचक हार्मोन और मंदक हार्मोन कितने प्रकार के हैं और उनके कार्य। अगला अपना टॉपिक है हाइपोथैलेमस के कार्य। एक टेबल के द्वारा देखेंगे कि ये जो हार्मोन स्रावित होते हैं, मोचक हार्मोन, मंदक हार्मोन, उसके क्या कार्य हैं। मैंने आपको मुख्य चीज ये बता दी थी कि पीयूष ग्रंथि का जो स्त्रावण होता है, हार्मोन होता है, उसी को बढ़ाना और कम करना, ये कार्य होता है हाइपोथैलेमस का। क्लियर है? और यहाँ पर एक चीज आप
संकेत के रूप में ध्यान रखें। मोचक हार्मोन को रिलीजिंग हार्मोन यानी आरएच के रूप में ध्यान रखें और मंदक हार्मोन या निरोधक हार्मोन यानी इनहिबिन हार्मोन आईएच के रूप में ध्यान रखें। तो मोचक हार्मोन यानी आरएच रिलीजिंग हार्मोन, मंदक हार्मोन या निरोधक हार्मोन या निरोधी हार्मोन नाम से आ जाए तो इनहिबिन हार्मोन यानी आईएच के रूप में ध्यान रखें। तो नंबर 1 है जीएचआरएच वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन, क्योंकि आरएच नाम आपको पता चल गया मोचक हार्मोन के लिए। आगे वाला जो नाम होगा हार्मोन का जीएच यानी वृद्धि हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को दर्शाएगा, जबकि पीछे वाला जो नाम है वह हाइपोथैलेमस के हार्मोन को दर्शाएगा। तो वृद्धि हार्मोन को बढ़ाने वाला जीएचआरएच हार्मोन होता है, जीएचआरएच हार्मोन होता है और इस वजह से पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन वृद्धि करेगा। पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होगा, जिसकी वजह से व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाती है, सुडोलकाय दानवाकार दिखाई देने लगता है, शरीर का आकार दानवाकार। दूसरा है जीएचआईएच वृद्धि हार्मोन मंदक हार्मोन आईएच, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो आगे वाला होगा हार्मोन, ये जो नाम होगा यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को संकेत करेगा और आईएच पीछे वाला जो नाम है वह हाइपोथैलेमस को करेगा संकेत। तो इस वजह से क्या होगा, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन की मात्रा में कमी आ जाती है और शरीर का जो आकार है वो बोनाकार हो जाता है, बोनापन, शरीर में बोनापन आ जाता है। क्लियर है। तीसरा पीआरएच प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो प्रसव के बाद में स्त्रियों में प्रसव के बाद में दूध स्त्रावण को बढ़ाता है। क्लियर है, क्योंकि यहां पर आरएच उसको बढ़ाने को प्रेरित करेगा। चौथा है पीआईएच प्रोलैक्टिन मंदक हार्मोन, ये क्या करेगा, दूध स्त्रावण को कम करेगा, रोकता है दूध स्त्रावण। 5 नंबर है एमएसएचआरएच मेलेनोसाइट हार्मोन मोचक हार्मोन, क्योंकि ये जो नाम होगा पीयूष ग्रंथि से संबंधित स्रावित हार्मोन का नाम होगा और ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होगा। तो मेलेनोसाइट क्या होता है कि हमारे जो त्वचा वर्णक होती है मेलेनिन, हमारी जो त्वचा का रंग होता है ये मेलेनिन वर्णक की वजह से होता है। अगर ये मोचक हार्मोन रिलीज होगा तो मेलेनिन का स्रावन ज्यादा होगा पीयूष ग्रंथि के एमएसएच हार्मोन का स्रावन ज्यादा होने से, जिसकी वजह से त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, तिल व चकत्ते बन जाते हैं। क्लियर है। और कुछ जानवर जैसे उभयचर है, मछलियां हैं, गिरगिट हैं, उनमें रंग बदलने की प्रवृत्ति होती है, रंग बदलने की प्रवृत्ति, जिसे मेटाप्रोसिस कहते हैं, मेटाप्रोसिस कहा जाता है। अगला है एमएसएचआईएच मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मंदक हार्मोन। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, मेलेनिन वर्णक का स्रावन कम होगा, जिस वजह से त्वचा का रंग जो है हल्का हो जाता है। तो त्वचा का रंग गहरा होना, हल्का होना, ये इन हार्मोन के द्वारा डिपेंड करता है। अगला है टीआरएच थायरोट्रोपिक मोचक हार्मोन। ये क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता करता है, जिसकी वजह से उपापचय क्रिया
पर प्रभाव पड़ते हैं। CRH कॉर्टिकोट्रोपिक मोचक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्रंथि पर कार्य करने के लिए पीयूष ग्रंथि द्वारा ACTH का स्रावन किया जाता है, उसको प्रेरित करेगा। एड्रिनल ग्रंथि पर कार्य करने के लिए जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है ACTH, उसके स्रावन को बढ़ाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो निकलने वाले एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन है, उसके स्रावन को नियमन करता है। 9 नंबर है LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मोचक हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है और इस हार्मोन को प्रेरित करने के लिए हाइपोथैलेमस के द्वारा LHRH निकलता है। ठीक है, तो ये क्या क्रिया करेंगे? LHRH का जो कार्य होता है वह होता है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्रावन के लिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन के लिए, और मादा में अंडोत्सर्ग क्रिया जो होती है, परिपक्वन अंडाणु का अंडाशय ग्रंथि से अंडवाहिनी के अंदर आना, ये निषेचन के पहले की क्रिया है। तो मादा में अंडोत्सर्ग क्रिया करने के लिए LH हार्मोन जरूरी होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो आर्तव चक्र में 14वें दिन अंडोत्सर्ग क्रिया कराता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है और इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। तो ये इतने कार्य LHRH के होते हैं। अगला 10 नंबर, जो 10वां हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है FSH-RH उत्तेकीय प्रेरक हार्मोन। तो ये तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा और इसको प्रेरित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्रिया को चालू करने के लिए कुछ कार्य होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उन क्रियाओं को चालू करने के लिए FSH को प्रेरित करने के लिए FSH-RH यानी कि उत्तेकीय प्रेरक हार्मोन मोचक हार्मोन का स्रावन होता है। ये क्या करता है? FSH के स्रावन को बढ़ाएगा और ये कार्य क्या करता है? जो नर व मादा के अंदर युग्मक जनन की क्रिया कराता है, युग्मक जनन की क्रिया कराता है। आपको पता है युग्मक जनन के अंदर जो है जीवों में युग्मक बनते हैं। हमारे मनुष्य के अंदर शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। तो इस क्रिया को, युग्मक जनन क्रिया को प्रेरित करने के लिए पीयूष ग्रंथि निकालता है FSH हार्मोन। तो ये इसका स्रावन ज्यादा हो, इसीलिए हाइपोथैलेमस FSH-RH हार्मोन का स्रावन करेगा, वह प्रेरित करेगा पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि यह हार्मोन निकालेगी जिसकी वजह से ये क्रियाएं होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाती है। तो इस तरह से हमारे हाइपोथैलेमस की संरचना, कार्य बिल्कुल डिटेल में हम कर चुके हैं।